हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने साइंटिफिक मेथड को डिस्कस किया था। आज हमने उन्हीं साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स को अप्लाई करके मलेरिया के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मलेरिया एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर साइंटिफिक प्रॉब्लम कह दो। इसको सॉल्व करना है साइंटिफिक मेथड के ज़रिए या बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए, ठीक है। अच्छा, अब आप जहन में ऐसा रखो ना कि हमें मलेरिया के बारे में कुछ नहीं पता। हम इस मलेरिया बस इतना हमें पता है कि एक बुखार है, साथ उस बुखार में हमें सर्दी भी लगती है, और बुखार भी कोई कंटिन्यूसली नहीं होता, बल्कि पीरियड्स की शक्ल में, मतलब बुखार आया फिर चला गया, फिर बुखार आया फिर उतर गया। तो इस तरह ये स्टेप्स वाइज एपिसोड्स की शक्ल में बुखार आता है और फिर वो उतर जाता है। बस इतना हमें पता है। बाकी हमें ये नहीं पता कि मलेरिया की वजह क्या है, उसका कॉज ऑफ स्प्रेड क्या है, वो फैलता कैसे है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हमने बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए से सॉल्व करना है। तो पहला हमारे पास जो प्रॉब्लम है मलेरिया, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। मलेरिया की वजह क्या है, मलेरिया किस वजह से होता है। ये हमारे पास आ गया रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो पहला स्टेप हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको रिकॉग्नाइज करना। रिकॉग्नाइज हमने पहचान लिया कि मलेरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। अब अगला क्या काम क्या होगा, दूसरा स्टेप हमारा होगा ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्वेशंस के बाद तीसरा स्टेप क्या होगा, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद उसी हाइपोथेसिस को मॉडिफाई करके क्या बनाना है, डिडक्शन। और डिडक्शन के बाद फिर एक्सपेरिमेंटेशन, तजुर्बात करने हैं। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद आखिरी स्टेप क्या है, रिज़ल्ट निकालना है। तो ये वो साइंटिफिक स्टेप्स थे जो कि आपने एक साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इख्तियार करने हैं। तो पहला स्टेप तो क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, वजह रिकॉग्नाइज, हमें पहचान हो गई कि हमने करना क्या है। अगला स्टेप क्या था, ऑब्जर्वेशंस। तो 300 साल पहले आप चले जाओ, अभी आपको कुछ नहीं पता मलेरिया के बारे में। तो जो ऑब्जर्वेशंस उस वक्त लोगों ने की थी ना, पहली ऑब्जर्वेशन थी कि मलेरिया उन इलाकों में ज़्यादा होता है जहाँ पर कीचड़ हो। कीचड़ मतलब मार्शी एरियाज़। कौन से एरियाज़, मार्शी एरियाज़। मार्शी एरियाज़ मतलब जहाँ पर बारिश हो जाए, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाए, उससे कीचड़ बन जाए। तो जिस तालाब से छोटे से बन जाए, तो इन इस किस्म के इलाकों में ये मलेरिया ज़्यादा लोगों को होता था। उस कीचड़ के इलाके के जो आस-पास लोग रहते थे, उन्हें मलेरिया ज़्यादा होता था बनिस्बत वो इलाकों के जो कि कीचड़ से दूर थे। तो ये पहली ऑब्ज़र्वेशन होगी। अच्छा, अब लोगों को ये लगने लगा कि शायद ये जो गंदा पानी है कीचड़ का, ये गंदा पानी हवा को गंदा करते हैं। हवा, जो गंदी हवा है, फिर उसकी वजह से हमें मलेरिया होती है। तो इसी वजह से ये नाम रखा गया मलेरिया। मलेरिया असल में 2 अल्फ़ाज़ का मजमूआ है। माला का मतलब है बेड, और एरिया का मतलब एयर, मतलब बेड एयर, गंदी हवा से फैलने वाली बीमारी, ठीक है। माला मतलब माला मतलब बेड, और एरिया मतलब एयर, बेड एयर। तो इस तरह से ये नाम लोगों ने मलेरिया को दे दिया। अच्छा, अब अगली ऑब्ज़र्वेशन, अगर वो गंदा पानी हवा को गंदा कर रहा है और फिर उस हवा की वजह से हमें मलेरिया हो रही है, तो इसका मतलब उस गंदे पानी से भी हमें मलेरिया होगी। तो कुछ बहादुरों ने उन्होंने कहा ठीक है, हम देख लेते हैं। कुछ बहादुर इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा ठीक है, हम पानी को पी के देखते हैं कि हमें मलेरिया होता है कि नहीं। तो उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। वो गए और उस गंदे पानी को पी लिया, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट्स था। अब एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट आना था। रिजल्ट में ये आया कि उन्हें मलेरिया हुआ ही नहीं। उन्हें मलेरिया उस गंदे पानी से नहीं हुआ। तो यहाँ से क्या बात साबित हो गई कि मार्शी एरियाज़ मतलब जो मार्श है, जो मड है, वहाँ का जो कीचड़ कीचड़ वाला पानी है, उसकी वजह से तो मलेरिया नहीं हो रहा। तो दूसरी, जो वहाँ का वाटर था गंदा पानी, उसकी वजह से मलेरिया नहीं हो रहा। दूसरी ऑब्ज़र्वेशन ये आ गई। तीसरी ऑब्ज़र्वेशन ये थी कि लोगों ने देखा कि मलेरिया के इलाज के लिए जो ड्रग इस्तेमाल होता है, क्यूनिन,
क्यूनिन नाम का ड्रग है और वो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब क्यूनिन की आप थोड़ी सी हिस्ट्री को देख लो। जब न्यू वर्ल्ड अमेरिका डिस्कवर हुआ ना, तो बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स मतलब जड़ी बूटियाँ अमेरिका से यूरोप भेजी जाती थी, यूरोप। अच्छा, अब उसमें 2 किस्म के प्लांट्स थे, क्यूना और सिंकोना। इन दोनों के प्लांट्स का जो छिलका है ना, जिसे बार्क कहते हैं, मतलब लकड़ी के ऊपर जो छिलका आता है बार्क, उस छिलके छिलके का इस्तेमाल लोग बीमारी को बुखार के लिए करते थे। बुखार के लिए वो बहुत ज़्यादा मौसर था। जब मलेरिया की बीमारी में जब उस छिलके का इस्तेमाल किया गया, सिंकोना और क्यूना क्यूना के प्लांट्स के छिलके का, तो वो बहुत ज़्यादा मौसर साबित हुआ और इससे मलेरिया ठीक होने लगा। तो फिर लोगों ने क्या किया, लोगों की डिमांड बढ़ गई क्योंकि मलेरिया बहुत तेज़ी से फैलता था। उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पर लोगों ने उस सिंकोना और क्यूना क्यूना की जो बार्क है, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। समझ आ गई? अच्छा, अब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई लेकिन सप्लाई कम थी। तो इस दौरान ताजिरों ने एक बेईमानी शुरू कर दी। ताजिरों ने क्या किया कि वो जो क्यूना क्यूना और सिंकोना है, उसी की तरह मिलता-जुलता एक नया पौधा था और उसकी बार्क उन्होंने बेचना शुरू कर दी। ठीक है? मतलब नकली छिलका 2 नंबर उन्होंने छिलका बेचना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से अब होना क्या चाहिए था, लोग बीमार होते और ज़्यादा। लेकिन हुआ यूँ कि वो जो उन्होंने 2 नंबर छिलका बेचा मार्केट में, वो असल छिलके से भी ज़्यादा मौसर निकला। मतलब वो असल छिलके से भी ज़्यादा तेज़ी से बीमारी का इलाज करने लगा। बात समझ आई है? अच्छा, तो अब बाद में उसी छिलके के ऊपर जब रिसर्च की गई तो पता चला कि उसके अंदर ये क्यूनिन नाम का केमिकल है, जो कि असल में बुखार के लिए बहुत ज़्यादा मौसर है। ठीक है? तो दूसरी हाइपोथेसिस यहाँ क्या बनी कि क्यूनिन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। एक्सपेरिमेंट में भी बात साबित हो गई, जब मलेरियल पेशेंट्स को ये क्यूनिन दिया गया, तो वो रिकवर कर गए। ये थी कि तीसरी ऑब्जर्वेशन। 1, 2, 3 तीसरी ऑब्जर्वेशन। अच्छा, चौथी ऑब्जर्वेशन ये थी कि साइंटिस्ट ने देखा जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं, उन सब के ब्लड में पाया जाता है प्लाज्मोडियम। उन सब के ब्लड में क्या पाया जाता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? एक जानदार है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटा सा। आप ऐसे समझ लो एक जरासीम है। असल में ये प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ोगे तो उसमें एक आता है प्रोटोजोआ, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। तो उनमें से एक ये है, अमीबा भी है, पैरामीशियम, यूग्लिनिया। तो ये एक पूरे किंगडम है, पूरा एक जानदारों का ग्रुप है जिसमें से एक जानदार ये है प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में पाया जाता था। ठीक है? ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी। हाइपोथेसिस क्या बनी? उन्होंने कहा कि चलो यही जो प्लाज्मोडियम है, ये असल में मलेरिया की वजह है। हाइपोथेसिस साइंटिस्ट ने क्या बनी? प्लाज्मोडियम is the cause of malaria. प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट बन गई, हाइपोथेसिस बन गई कि मलेरियल के पेशेंट्स में के ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया जाता था। तो इससे हाइपोथेसिस हमने बना ली कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है। ठीक हो गया? अच्छा, अब डिडक्शन बनेगी। डिडक्शन में आप क्या करोगे? इसी स्टेटमेंट को मॉडिफाई करोगे कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है, तो फिर जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं, सब के अंदर ये ज़रूरी है कि पाई जाए। ठीक है? इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, देन इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल मलेरियल पेशेंट्स। समझ आ गई? अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है, तो फिर जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं, जितने भी मलेरिया के मरीज़ हैं, सब के ब्लड में ये होना ज़रूरी है। तो ये इफ़ और देन का लॉजिक आपने इस्तेमाल कर दिया। इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, देन इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल मलेरियल पेशेंट्स। ठीक है? अच्छा, अब एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है। उस वक्त हमें ब्लड की कंपोजिशन के बारे में इतना खास नहीं पता था। हमें ये नहीं पता था कि ब्लड के अंदर कौन-कौन सी प्रोटीन्स हैं या ब्लड के अंदर क्या होता है। तो मुमकिन है कि ये प्लाज्मोडियम ब्लड नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन्स हैं, उनके ब्लड में पाया जाए। समझ आ रही है? तो फिर कैसे पता चलेगा कि यही उसकी वजह है या नहीं है? क्योंकि हमारे हाइपोथेसिस अभी तक हाइपोथेसिस है, रिजल्ट पर हम नहीं पहुँचे। ठीक है? तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंटेशन। तो एक्सपेरिमेंटेशन में आपको बताया था कि हम जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं 2 ग्रुप्स बनाते हैं। एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा कंट्रोल ग्रुप। ठीक है? तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में तो आपने मलेरियल पेशेंट्स लिए। क्या लिए? मलेरियल पेशेंट्स। मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड को लिया, उसे टेस्ट किया। कंट्रोल ग्रुप में आपने हेल्दी पर्सन्स
हेल्दी पर्सन्स के ब्लड को लिया। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड को और कंट्रोल ग्रुप में हेल्दी पर्सन्स के ब्लड को लिया। हेल्दी पर्सन्स के ब्लड को क्यों लिया? ताकि पता चल सके जो नॉर्मल सेहतियाब लोग हैं उनके ब्लड में कहीं ये प्लाज्मोडियम तो नहीं पाया जाता, क्योंकि अगर पाया जाता तो फिर तो हम ये नहीं कह सकते कि यही वजह है, क्योंकि हेल्दी पर्सन्स की बॉडी में भी है। अच्छा, अब रिजल्ट क्या निकला कि जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं, रिजल्ट पे जा रहे हैं, ऑल द मलेरियल पेशेंट्स हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। ठीक है, जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं सब के अंदर पे क्या पाया गया? प्लाज्मोडियम पाया गया। प्लाज्मोडियम सब के अंदर पाया गया। मलेरियल पेशेंट्स जितने भी थे सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जो हेल्दी पर्सन्स हैं, हेल्दी पर्सन्स, इनमें से भी कुछ ऐसे थे जिनके ब्लड में ये प्लाज्मोडियम पाया गया। अब यहाँ पर ये कन्फ्यूजन पैदा हो गई कि यह कैसे हो सकता है। इसके भी 100 पेशेंट्स लिए गए और ये भी 100 लिए गए। ठीक है, अच्छा, मलेरियल पेशेंट्स सारे के सारे 100 के 100 ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया जाता था। हेल्दी पर्सन्स में से 100 में से 7 ऐसे थे जिनके ब्लड में ये प्लाज्मोडियम पाया गया। वो हेल्दी पर्सन थे, मलेरियल पेशेंट्स नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया गया। तो फिर बाद में पता चला कि जिन लोगों के ब्लड में ये प्लाज्मोडियम पाया गया उन्हें भी कुछ अरसे बाद, मतलब 2-3 दिन बाद उन्हें भी क्या हो गई? मलेरिया हो गई। तो इसका क्या मतलब था कि उनके ब्लड में जो प्लाज्मोडियम पाया गया था वो असल में इनएक्टिव फॉर्म में था, उसकी अभी तादाद कम थी। उसने जब ग्रोथ करना शुरू की, अपने आप को डिवाइड किया, बहुत ज़्यादा तादाद हो गई, तो उन्हें भी फिर आहिस्ता-आहिस्ता क्या हो गई? मलेरिया हो गई। तो अब यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की असल वजह है। तो रिजल्ट क्या निकला? प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। लो जी, पहला मसला तो सॉल्व हो गया। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया? प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, तो ये पहली प्रॉब्लम थी आपके पास। असल में 2 प्रॉब्लम्स थे ना। प्रॉब्लम नंबर 1 है ये। अब अगली प्रॉब्लम क्या होगी कि प्लाज्मोडियम आया कहाँ से? जो मलेरियल पेशेंट्स हैं उनके जिस्म में ये प्लाज्मोडियम कहाँ से आया? क्योंकि हेल्थी पर्सन्स के जिस्म में तो ये नहीं पाया जाता। तो उसके लिए फिर वो हमारी अगली प्रॉब्लम होगी कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ मलेरिया? मलेरिया के फैलाव की वजह क्या है? तो फिर वो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो आज हमने सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। उसके ऑब्जर्वेशंस की, ऑब्जर्वेशन में पता चला कि मार्शी एरियाज़, दलदली इलाकों के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनके अंदर ज़्यादा पाई जाती है मलेरिया। लेकिन जो दलदली पानी है, जब उसको कुछ लोगों ने पिया तो वहाँ से साबित हो गया कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है मलेरिया के लिए। साथ ही साथ कोनीन एक इफेक्टिव ड्रग है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। ये सारी ऑब्जर्वेशंस थी। प्लाज्मोडियम मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में पाया गया। अच्छा, प्लाज्मोडियम अगर मलेरिया पेशेंट के ब्लड में पाया गया तो हाइपोथेसिस हमारे पास बनी कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। डिडक्शन क्या हुई? इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल मलेरियल पेशेंट्स। एक्सपेरिमेंटेशन हमने 2 ग्रुप बनाए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड को लिया, कंट्रोल ग्रुप में हेल्दी पर्सन्स के ब्लड को लिया। अच्छा, मलेरियल पेशेंट जितने भी थे सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया गया। हेल्दी पर्सन्स में से 7 ऐसे थे जिनमें प्लाज्मोडियम पाया गया, लेकिन जो 7 हेल्दी थे वो भी कुछ दिन बाद मलेरिया का शिकार हो गए। तो यहाँ से ये बात साबित हो गई कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है। ठीक हो गया जी। तो यही हमारा आज का लेक्चर था जिसमें से हमने मलेरिया के पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अगला सवाल है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ मलेरिया? मलेरिया कहाँ से आया? मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम कहाँ से आया? तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसको फिर अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।